विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम भाषा और संस्कृति इकाई 2 का पाठ भारत 1 है। इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व तक अंग्रेजी सरकार और उनकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद उनका परिचय राष्ट्र कवि के रूप में हमारे सामने आया। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हम रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं कुरुक्षेत्र और उर्वशी में देख सकते हैं। दिनकर जी को 3 तरह से समझा जा सकता है। एक, जिसमें दिनकर जी का सामान्य किंतु आवश्यक जीवन परिचय, दूसरा उनकी रचनाओं की जानकारी और तीसरा उनके महत्वपूर्ण पत्र हैं। अपने परिचय में दिनकर जी लिखते हैं, सुनूं क्यों सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं धर्म युग धर्म की हुंकार हूँ मैं, कठिन निर्घोष हूँ भीषण अशनिका, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं, दबी सी आग हूँ भीषण क्षुधा की, दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं, सजग संसार तू जग को संभाले, प्रलय का शुद्ध पारावार हूँ मैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं में हिंदी के समान ही पकड़ थी। स्नातक करने के पश्चात वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर काम किया। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाओं ने दिनकर जी को अंग्रेजों की नज़र में चढ़ा दिया। उनको चेतावनियां मिलने लगीं और 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ, वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। उन्हें सन 64 से 65 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें सन 1965 से 1971 तक के लिए अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। वह दिल्ली आ गए। दिनकर जी 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वे बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में 3 पंक्तियां सुनाई थी, जिससे देश में भूचाल मच गया था। समझने की बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू जी की नीतियों का विरोध करने से वे नहीं चूके। परशुराम की प्रतीक्षा की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। घातक है, देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। सन 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का सिर झुक गया था। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति और साहित्य के इतिहास में एक निर्भीक कथन के रूप में उद्धृत की जाती है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। इस प्रकार से राज्यसभा में खड़े होकर के दिनकर जी ने
नेहरू जी की ओर इशारा करके कहा, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस पर पार्टी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर पार्टी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं की। इस तरह से दिनकर जी स्पष्टवादी थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य संग्रह बारदोली, विजय संदेश, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाए, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम, संचयिता, दिनकर के गीत, रश्मि लोक। और गद्य में आपने लिखे हैं मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वेणुवन, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें और आधुनिक बोध, ये आपकी रचनाएं हैं और आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी की लेख की प्रतिभा और राष्ट्रीय विचारधारा ने उन्हें साहित्य संसार में अमर बना दिया। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध का कुरुक्षेत्र को उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त हुआ था। दिनकर जी की लेखनी ने रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत जैसी श्रेष्ठ रचनाएं दी। कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद जी ने, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस तरह से उर्वशी के लिए आपको ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया गया। और दिनकर जी का देहावसान 24 अप्रैल 1974 को हुआ। आपकी रचना निबंध भारत एक है, प्रसिद्ध निबंध है। आइए देखते हैं इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या संदेश दिया है। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता विविधता में छिपी हुई है, और यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग है, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। उसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक फैला हुआ है, जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह प्रायद्वीप जैसा है। अचरज की बात है कि प्रकृति ने भारत के जो ये 3 खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैल कर रह गए।
विंध्य को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, मगर इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। कहते हैं पहले पहल अगस्त ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। फिर भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। महाभारत के ज़माने में उत्तर और दक्षिणी भारत के अंश एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की वह महाभारत काल में भी कायम थी और दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में दक्षिण के राजे महाराजों को भी बुलाया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ था उसमें भी दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण महाभारत में भी मौजूद है। इस तरह चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उसके बाद मुगलों ने भी इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके और उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। लेकिन भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी है कि देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली वह ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में भी ऐसी कोई बात थी जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ दिखाई पड़ती थी। यही कारण था कि जब कोई भी बलवान और दूरदर्शी राजा इस काम में लगा, सफलता थोड़ी बहुत उसे जरूर मिली, लेकिन स्वार्थी, अदूरदर्शी और कमज़ोर राजाओं के आते ही देश की एकता टूट गई और जो कठिनाई विंध्य के उत्तर को विंध्य के दक्षिण से मिलाने में हुई, वही कठिनाई कृष्णा नदी से उत्तर के भाग को और दक्षिण के भाग से मिलाकर रखने में होती रही। इस देश में बैर फूट का भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कई कारण हैं। बड़ी बड़ी नदियों, बड़े बड़े पहाड़ों के गुण अनेक हैं, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है। वे जहाँ रहते हैं वहाँ देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतीयता या क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। यह देश है बहुत विशाल। इसके उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान है। इसके विपरीत भारत के दक्षिण छोर पर कुमारी अंदरी है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में श्रीलंका या सीलोन का नमूना शुरू हो जाता है। चेरापूंजी भी इसी देश में है, या जहाँ साल में 500 इंच से अधिक वर्षा होती है, और थार की मरुभूमि भी यही है, जहाँ वर्षा होती ही नहीं अथवा नाम मात्र को होती है। धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर बसने वाले लोगों के शरीर और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। पहाड़ और रेगिस्तान की जिंदगी जरा मुश्किल होती है। यही कारण है कि उनमें बसने वाले लोग आज़ाद तबीयत के होते हैं, क्योंकि प्रकृति की कठिनाइयों को झेलते झेलते उनका शरीर कड़ा और मन साहसी और निर्भीक हो गया। भारतीय इतिहास में राजपूतों और मराठों की वीरता जो इतनी प्रसिद्ध हुई, उसका एक कारण यह भी है कि बचपन से ही मराठों को पहाड़ी और राजपूतों को पहाड़ी दोनों ही प्रकार के जीवन से संघर्ष करने का मौका हासिल था। नदियों के पठारों में रहने वाले लोग किसान तबीयत के हो जाते हैं, क्योंकि पठार की ज़मीन उपजाऊ होती है। वहाँ रहने वालों को जीने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही कारण है कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसान बड़े सीधे सच्चे, सरल, सहज होते हैं। राजस्थान के राजपूत उत्तर पश्चिमी भारत के औसत सिख और पठान लोग होते हैं। जलवायु और क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे, उड़ावे और खानपान में भी भेद हो जाता है, जो भेद भारत में बहुत ही प्रत्यक्ष है। असल में इन भेदों को मिटाकर अगर हम कोई एक राष्ट्रीय ढंग चलाना चाहें तो उससे अनेक लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम
रोटी और उड़द की दाल, रोटी और मांस को देश का राष्ट्रीय भोजन बना दें तो पंजाबी लोग तो मज़े में रहेंगे, लेकिन बिहार और बंगाल के लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यह कानून बना दें कि हर हिंदुस्तानी को चप्पल पहनना ही होगा तो कश्मीर के लोग घबरा उठेंगे, क्योंकि पहाड़ पर चलने वालों के पाँव में चप्पल ठीक नहीं चल सकते। पहनावे उड़ावे में भी जगह जगह भिन्नता मिलती है और पोशाकें भी जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही यहाँ तरह तरह की फैली हुई हैं। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ है, इसलिए वहाँ भाषा भेद की कठिनाई उतनी नहीं अखरती। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए और कोई दक्षिण भारतीय उत्तर भारत आ जाए तो अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य की भाषा नहीं जानता। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में भाषा भेद की है और ये भाषा भेद की समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय एकता में सबसे पहले हमें इस बाधा की तरफ ध्यान आकृष्ट करना होगा। आज अगर देश के कोने कोने में अकाल पड़ता है तो दूसरे कोने से अनाज तुरंत यहाँ पहुँचा दिया जाता है। इसी तरह से अगर कहीं किसी ने युद्ध छेड़ दिया तो राजा जल्दी से फौज भेजकर उसे विद्रोह की सफलता देश की एकता पर निर्भर करती है। आज तो देश के चाहे जिस कोने में भी विद्रोह है, हम दिल्ली से फौज भेजकर तुरंत उसे दबा सकते हैं। प्राकृतिक बाधाएं भी हमारे यहाँ रही हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है जितनी विशाल रामायण मौर्य और मुगल ज़माने में भी कभी नहीं हुई थी। अब भी जो क्षेत्रीय जोश या प्रांतीय मोह बाकी है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इस जोश को पालने वाली प्राकृतिक बाधाएं अब शेष नहीं हैं। मगर भाषा भेद की समस्या कठिन है। उसका हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा का अच्छा प्रचार हो जाए। सौभाग्य की बात है कि इस दिशा में काम शुरू हो गए हैं और समय बीतते बीतते हम इस बाधा पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये तो हुई विविधता की कहानी। अब जरा देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस विविधता के भीतर हमारी एकता कहाँ छुपी हुई है। सबसे विचित्र बात यह है कि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, जिनमें 14 भाषाएं तो ऐसी हैं जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकृति दे रखी है। ये भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी और संस्कृत। भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है। एक ही तरह के विचारों, कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में हम साहित्य रचना करते हैं। रामायण और महाभारत को लेकर प्रायः भारत की सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता दिखाई देती है। इसके अलावा संस्कृत और प्राकृत में भारत को जो साहित्य लिखा गया था, उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। तो इस तरह से ध्यान देने की बात है कि फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला एक ही है, अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। हम हिंदी में काका गा आदि अक्षर पढ़ते हैं, वैसे ही वे अक्षर की अन्य लिपियों में भी पढ़ सकते हैं। यही उनके खिलाफ जाने का ये ढंग है। हमारी एकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उत्तर या दक्षिण चाहे जहाँ भी जाएं, आपको अलग अलग जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे। एक तरह के आदमियों से मुलाकात होगी जो चंदन लगाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास करते हैं। जो नई रोशनी को अपना लेने के कारण इन बातों को कुछ शंका की दृष्टि से
देखते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की जो दृष्टि है, वही स्वभाव, वही दृष्टि दक्षिण वालों की भी है। भाषा की दीवार के टूटते ही उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। वे आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। भाषा की दीवार के आर पार बैठे हुए भी वे एक ही हैं, एक धर्म के अनुयायी और संस्कृति की एक विरासत के भागीदार हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक होकर लड़ाई लड़ी और आज उनकी पार्लियामेंट और शासन विधान भी एक है। जो बात हिंदुओं के बारे में कही जा रही है, वही बहुत दूर तक मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है। देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर जहाँ एक धर्म को लेकर एक तरह की आपसी एकता है, वहाँ वे संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं के भी बहुत करीब हैं, क्योंकि ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के लिए अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। इसके सिवा अनेक सदियों तक हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते आए हैं और इस लंबी संगति के फलस्वरूप उनके बीच संस्कृति और तहजीब की बहुत सारी बातें एक जैसी दिखाई देती हैं। धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को जरूर पुष्ट करती है। इस दृष्टि से एक तरह की एकता हमारे हिंदू समाज में मिलेगी। सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता है जो उन्हें दूसरे देशों के लोगों से अलग करती है। संसार के हर देश पर अगर हम अलग अलग विचार करें तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, आदतों से दिखाई देती है। चीन से आने वाला आदमी विलायत से आने वालों के बीच नहीं छिप सकता, और यद्यपि अफ्रीका के लोग भी काले ही होते हैं मगर वे भारतवासियों के बीच नहीं खप सकते। भारतवर्ष में भी यूरोपीय पोशाकें खूब चली हुई हैं, लेकिन यूरोपीय लिबास में वे सजे हुए 100 हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दीजिए, वह आसानी से अलग पहचान लिया जाएगा। इसी तरह भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, क्रिस्तान, पारसी, मुसलमान भी भारत से बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं। इतिहास के किसी भी काल में भारतवासी भारतवासी ही हैं। अन्य देशों के लोगों के बीच वे सांस्कृतिक एकता में जो शक्ति है वह भारत को एक बनाए हुए है। यही वह विशेषता है जो उन लोगों में पैदा होती है जो एक देश में रहते हैं, एक तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं, एक तरह के दर्शन, एक तरह की आदतों का विकास करके एक राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं। तो इस तरह से भारत एक है। इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में कितनी ही विभिन्नता हो मगर राष्ट्र की एकता हमारी पहचान है। इस तरह से प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए यहाँ के राजे अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, मगर इन लड़ाइयों के भीतर सिर्फ यही भाव नहीं था कि राजे अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते थे। कुछ यह बात भी थी कि इस देश की भौगोलिक परिस्थिति ही सारे देश को एक देखना चाहती थी, और भौगोलिक परिस्थिति की इसी प्रेरणा से देश के सभी बड़े राजे इस बात के लिए उद्योग खड़ा कर देते थे कि सारा देश उनके भीतर एक हो जाए। भूगोल ने भारत की जो चौहद्दी बांधी उसके साथ दस्तंदाजी करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हुई। सीमा के बाहर की दुनिया से भारत को अलग रखकर उसे भारतीय एकता के सूत्र में बांधने की प्रेरणा यहाँ के भूगोल की सबसे बड़ी शिक्षा रही है, और इसी प्रेरणा के कारण वे लोग बराबर असफल रहे जो देश के भीतर के किसी भाग को प्रांतीयता के जोश में आकर स्वतंत्र राज्य का रूप देना चाहते थे। भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे। हम दुनिया के किसी ऐसे हिस्से को भारत के साथ बांध रखने की कोशिश करें जो भारत की चौहद्दी से बाहर पड़ता है, जिसे भारत का भूगोल अपने भीतर पचा नहीं सकता। दुनिया के हिस्से को काटकर उसे भारत के
साथ मिला रखने का काम उतना ही अप्राकृतिक साबित हुआ है जितना हिंदुस्तान के किसी अंग को काटकर उसे अलग जिंदा रखने की कोशिश। मौर्यों ने एक समय कंधार अफगानिस्तान को भारत में मिला लिया था, लेकिन कंधार भारत में रखा नहीं जा सका। यूनानियों ने पंजाब को काटकर कंधार में मिला लिया था, मगर उनकी भी कोशिश बेकार हुई और पंजाब भारत में वापस आ गया। महमूद गजनी ने काबुल में बैठकर भारत पर राज्य करना चाहा, लेकिन इस अस्वाभाविक कार्य से उसे सफलता नहीं मिली। पठान बादशाहों ने दिल्ली में बैठकर पश्चिमोत्तर सीमा के पार की ज़मीन पर हुकूमत करनी चाहिए, मगर वे भी कामयाब नहीं रहे। सिंध पर जब मुसलमानों ने पहल कब्जा किया, तब वे भी चाहते थे कि सिंध ईरान का अंग रहे और वे ईरान से ही उस हुकूमत को चलाएं। लेकिन यह भारत के भूगोल के खिलाफ बात थी, इसलिए उनकी कोशिश भी बेकार हुई। असली बात यह है कि जैसे दुनिया के और भी कई देश दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण हैं, वैसे ही प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है, जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय हैं।